ऑलराइट, थ्रू दिस स्लाइड हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि इंसुलिन की फार्माकोलॉजी, उसका रेगुलेशन ऑफ रिलीज एंड उसकी जो टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन को हमने पढ़ रखा है, along with the mechanism of action of insulin. So now we will talk about the oral hypoglycemic agents, their classification, mechanism of action and specific side effects. तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पढ़ने से पहले आपको डिफाइन करना होगा बेसिकली कि डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटिक मेलाइटस किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैंने इंटरेस्टिंग इसको बना रखा है, चूंकि ऑलरेडी ये बट ऑब्वियस इतना क्लियर होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है तब डायग्नोस होगी किसी को अगर उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड करता है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, या अगर पोस्ट प्रैंडियल मीन्स खाना खाने के बाद अगर हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और वो अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज डायबिटिक, राइट। तो ये कुछ मेजरमेंट है जिसकी वैल्यू फास्टिंग की ग्लूकोज की लेवल की और पोस्ट प्रैंडियल की इंडिकेट करती है डायबिटिक कंडीशन को। तो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इट मीन्स कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, और बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म से जो रिलेटेड है इसमें हम बात करते हैं ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें ग्लूकोज मेटाबोलाइज ना हो पाए फर्दर, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, या वो चीज़ें जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हैं उनकी जो मैकेनिज्म फास्ट हो जाए, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, तो भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। या कई बार अगर ग्लूकोज ब्लड में है, उसका यूटिलाइजेशन पेरिफेरल टिश्यूज़ में, मसल्स में या फैट में नहीं हो पा रहा है, तो भी हम अल्टीमेटली इस बात की तरफ कंसर्न होते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं ग्लूकोज के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मींस इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसेमिया। कहीं ना कहीं ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ब्लड में, ग्लाइकोसूरिया मींस ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ने के बाद अगर यूरिन में भी ग्लूकोज आता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया मीन्स लिपिड का लेवल ज़्यादा होगा। अब देखिए आप इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे, चूँकि इंसुलिन कहीं ना कहीं ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए इट मीन्स ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में ना हो, ग्लाइकोजन में, तो भी हमको डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस हैं। तो हाइपरलिपिडेमिया, चूंकि इंसुलिन का काम होता है लिपिड को क्या करना, ब्रेक करना, और इंसुलिन अगर डायबिटीज़ मेलाइटस में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में अगर इंसुलिन की कमी है तो वहाँ पे लिपिड ब्रेकडाउन नहीं होगा, इट मीन्स हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस होंगे। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जैसे कि हम जानते हैं कि इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मीन्स ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट नहीं होगी, राइट। इट मीन्स जो ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज है वो क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा, या समटाइम्स कीटोनेमिया भी होता है। तो आपको ये रटना बहुत आसान होगा, कई बार समझ के रटना आपके लिए आसान है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, समटाइम कीटोनेमिया। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इंसुलिन से रिलेट करके, इंसुलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या था और डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन क्या है, चूंकि इंसुलिन की कमी हो रही तो आप इसको कोरिलेट करके इस तरह पढ़ेंगे। एक बात इसमें ये क्लियर होती है कि अगर बेसिकली अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर किसी को लॉन्ग रन पे लंबे समय तक है, तो वो चूँकि परसिस्टेंट रिटेन होगा जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा, तो कई बार वो थिकनिंग करता है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट कैन लीड टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इन chronic condition diabetes mellitus, retinopathy, neuropathy and peripheral vascular insufficiency can also be there। तो ये लॉन्ग रन पे ये भी कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं। तो बेसिक जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का ये हुआ। इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस अपने आप में दो टाइप की होती है, मेन टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम साथ में बोलते हैं जुवेनाइल या ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, राइट।
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में जो डायबिटीज़ मेलाइटस होगी वो इंसुलिन की डिपेंडेंट होगी। इसमें देखिए, इसमें भी दो तरीके के हैं, टाइप 1A एंड टाइप 1B। टाइप 1A में बेसिकली क्या होता है, इसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ द पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। तो बीटा सेल का अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो नो डाउट हो सकता है कि ये ऑटो इम्यून होती है, तो बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी ब्लड में इसमें मिलती है। जबकि जो टाइप 1B है ये इडियोपैथिक होता है, मीन्स इसका काज अननोन होता है, और यही वजह होती है कि इसमें बीटा सेल एंटीबॉडी नहीं मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑटो इम्यून टाइप की है, ये इडियोपैथिक है, राइट। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, राइट। टाइप 2 में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब जरूरी नहीं कि इंसुलिन की कमी हो, जैसे हम जानते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप बच्चा ये समझ सकता है कि इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया, तो वो आप इस टाइप 1 से कोरिलेट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इंसुलिन का लेवल तो फिर भी ठीक है, इंसुलिन के लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ब्लड में क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो ओवर 90% ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़ आर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप। इसमें क्या होगा, लाइक एबनॉर्मेलिटी इन ग्लूको रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल। ग्लूको रिसेप्टर क्या होते हैं बीटा सेल पे, वो ग्लूको रिसेप्टर होते हैं जो ग्लूकोज के इंक्रीज लेवल को सेंस करके इंसुलिन का रिलीज कराते हैं। तो अगर ग्लूको रिसेप्टर में ही एबनॉर्मेलिटी है तो ग्लूकोज का लेवल, इंसुलिन तो रिलीज होगा नहीं, मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन, मतलब अगर इंसुलिन का पेरिफेरल टिश्यूज में सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाए, या दूसरे तरीके से हम कहें कि जितने इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाए, तो ये सब भी एक वजह बनेगी किसकी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बच्चों को लर्न करना पड़ेगा, लेकिन AKTU एग्जामिनेशन में आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि 90% चांसेस हैं कि आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राइट डाउन द क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फनाइल यूरिया, जो कि पोटेशियम ATPase चैनल ब्लॉकर होती है, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन रह गया है के ऊपर, पोटेशियम ATPase पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, राइट। लाइक अब इसमें जो ये कैटेगराइज यहाँ पे मैंने कर रखा है, ये बेसिकली ये वो ड्रग हैं, लाइक हम सल्फनाइल यूरिया की बात करें, मैग्लेटेनाइड या फिनाइल एलानिन एनालॉग की बात करें, या ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड GLP-1 की बात करें, या डाई पेप्टिडेस 4 DPP-4 इनहिबिटर्स की बात करें, तो ये ड्रग्स तो आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन इन ड्रग्स को एक कैटेगरी मींस किस में रखा गया कि वो ड्रग हैं जो एनहांस करती हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को, एनहांस करती हैं, राइट। मींस इंसुलिन के सिक्रीशन में कहीं ना कहीं टाइप 2 में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, इसीलिए ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरी ड्रग है आपकी लाइक जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे, जैसे बाइगुआनाइड, AMPK एक्टिवेटर बोलते हैं इन्हें, या थियाजोलिडिन डाइओन्स, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एक्टिवेटर, पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। एंटी डायबिटिक मिसलेनियस ड्रग में अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, एमाइलिन एनालॉग, डोपामिन D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो देखिए आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सल्फनाइल यूरिया पूछता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम एक डायग्राम में कवर करिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम इसको आसानी से समझा लेंगे। कई बार पेपर कॉम्प्लेक्स हुआ तो बाइगोनाइड भी आपसे या थियाजोलिडिन डाइओन भी पूछ सकता है। तो हर क्लास की ड्रग हम स्पेसिफिक ले चलेंगे, इसमें हम पूरी ड्रग क्लास की जो है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पे हम दोनों को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर की बात करेंगे, राइट। तो यह इसमें आपका पार्ट है कि आपको एनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन में कौन सी कैटेगरी के ड्रग हैं, और ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस में कौन सी ड्रग है, और मिसलेनियस में कौन सी ड्रग है, इसको आपको सेग्रीगेट करके याद करना होगा। तो हम बात करते हैं कि वो ड्रग जो रिलीज ऑफ इंसुलिन के थ्रू बढ़ाकर ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं। तो जैसे उन ड्रग्स में आपका क्या है, बेसिकली टाइप 2 में यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्यों। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ SUR, मैग्लेटेनाइड, GLP एनालॉग एंड DPP-4 इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम SUR की बात करेंगे, तो डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, ये KD त्रिपाठी से लिया हुआ डायग्राम है।
इसमें बेसिकली डायग्राम के इस हाफ पार्ट में, मतलब अगर ये जो सल्फनाइल यूरिया या मैग्लेटेनाइड जो ये ड्रग दिखा रखी कि इस रिसेप्टर के इस साइट से बाइंड हो रहे हैं, और ये साइट है का नाम है सल्फनाइल यूरिया 1 रिसेप्टर, SUR1 ये साइट है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो चैनल है ATP सेंसिटिव पोटेशियम सेंसिटिव ATP चैनल है, कैसा है, इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम सेंसिटिव ATP चैनल। तो आपको ये इनवर्ड रेक्टिफाइंग जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार बच्चों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये पोटेशियम इनसाइड आ रहा है या आउटसाइड जा रहा है इनसाइड ऑफ द सेल से। तो ये आपकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल है। इस पैंक्रियाटिक बीटा सेल में ये जो रिसेप्टर दिखाया है ये पोटेशियम सेंसिटिव ATPase चैनल है, इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम सेंसिटिव ATPase चैनल है। तो होगा क्या, इस रिसेप्टर के साइड पे SUR1 बाइंडिंग साइट है, जिससे सल्फनाइल यूरिया या मैग्लेटेनाइड ड्रग बाइंड होगी। दो ड्रग को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, सल्फनाइल यूरिया और मैग्लेटेनाइड। तो बेसिकली इसमें जब ये बाइंड होगी तो ये पोटेशियम का इन्फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। और जब पोटेशियम का इन्फ्लक्स कम होगा, मीन्स अंदर पोटेशियम का लेवल कम होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, डिपोलराइजेशन इंड्यूस्ड होगा। इस यहाँ पे जब नेगेटिविटी बढ़ेगी, राइट, पोटेशियम आयन कम अंदर आएगा, तो इस सेल क्या होगा, जब यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, पोटेशियम आयन, क्योंकि इस चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है इन ड्रग के द्वारा, तो पोटेशियम अंदर आएगा नहीं। पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा, फॉल होगा। और पोटेशियम का लेवल जब फॉल होगा तो ये इंड्यूस करेगा डीपोलराइजिंग इवेंट को, और डीपोलराइजेशन से वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होंगे दैट विल अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड दिस कैल्शियम, ये जो इंसुलिन ग्रेन्यूल है, इसको फ्लूइडाइज्ड करेगा और इसको ब्रेक कराएगा, कहाँ, इंसुलिन का रिलीज करवाएगा। तो इस तरीके से इंसुलिन रिलीज होगी और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी, बढ़े हुए ग्लूकोज को। तो एक तो ये एक पार्ट है जिसमें सल्फनाइल यूरिया और मैग्लेटेनाइड कवर हो रही हैं। एक आपका ये पार्ट है कि देखिए, जैसे इनक्रेटिन जो होती है, ये गट हार्मोन होता है। इनक्रेटिन बेसिकली जब कभी हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो जो गट हार्मोन जो होता है, जिसको हम कंबाइंडली इनक्रेटिन बोलते हैं, इस इनक्रेटिन के रिसेप्टर होते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे। इस इनक्रेटिन पे कौन से कंपाउंड लाइक GIP या ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड बाइंड होते हैं, और जब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड या GIP इस पे बाइंड होगा तो हमारी जो ड्रग होंगी वो हो सकता है ग्लूकेगॉन पेप्टाइड GLP-1 एनालॉग हो या GIP एनालॉग हो। तो बेसिकली वो क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। देखिए, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट हम बात करें, एक्सेनाटाइड एंड लेराग्लूटाइड। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये इसके जो एनालॉग होंगे बेसिकली वो इस इनक्रेटिन के रिसेप्टर से बाइंड होंगे। और इनक्रेटिन का रिसेप्टर क्या कर रहा है, ये एक तरीके का GPCR है। ये अपनी GS अल्फा के थ्रू GTP का कन्वर्जन GDP में हो रहा है, और बेसिकली ये GS अल्फा किसको प्रमोट कर रहा है, एडेनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है, दैट कन्वर्ट्स ATP इनटू साइक्लिक AMP। एंड साइक्लिक AMP, जैसा कि यहाँ पे कैल्शियम इन्वॉल्व हो रहा था इसको ब्रेक करने के लिए, डीग्रेनुलेशन के लिए, उसी तरह साइक्लिक AMP प्रमोट करेगा किसके, इसका डीग्रेनुलेशन और इंसुलिन का रिलीज होगा। इसी तरह एक अब जब GLP जो होते हैं ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड, उनको डाइपेप्टिडाइल जो पेप्टिडेज 4 एंजाइम्स हैं वो बेसिकली ब्रेक कर देते हैं इनको इनएक्टिव पेप्टाइड्स में। तो चूंकि ये बेसिकली अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनक्रेटिन रिसेप्टर के थ्रू इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है, तो अगर हम इसके ब्रेकडाउन को प्रोटेक्ट कर लें, मीन्स इसका ब्रेकडाउन ना होने दे, तो भी कहीं ना कहीं हम इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए हम DPP-4 एंटागोनिस्ट या इनहिबिटर लेते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन में यहाँ पे दिखा रखा होगा कि हमने बेसिकली कौन सा लिया है, देखते हैं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स लाइक सेताग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन, साक्साग्लिप्टिन एंड एग्लोग्लिप्टिन। तो कई ड्रग हैं जो आपको याद करनी होगी। तो ये कंबाइंड, तो ये अल्टीमेटली इसको इनहिबिट करेंगे, ये प्रोटेक्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेटिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और इंसुलिन का रिलीज कराएगा। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सारी ड्रग हैं, वेदर इट इज सल्फनाइल यूरिया, मैग्लेटेनाइड और GLP-1 एनालॉग और DPP-4 इनहिबिटर्स, ये सारी की सारी ड्रग इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट कर रही हैं। इसीलिए इनको जो कैटेगरी में रखा गया है, इस कैटेगरी में एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैं इस चीज़ को कवर कर चुका हूँ, अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ब्लॉक द सल्फनाइल यूरिया रिसेप्टर विच कॉन्स्टिट्यूट ए सब यूनिट ऑफ द इनवर्ड रेक्टिफाइंग ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल in the membrane of pancreatic beta cell.
The inward flow of potassium ion is thereby restricted, intracellular potassium concentration falls, and the membrane is partially depolarized, augmenting calcium channel opening as well as release of calcium from intracellular stores. मतलब कैल्शियम चैनल की एंट्री से कैल्शियम को बढ़ाएगी और जो इंट्रासेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होगा वो भी रिलीज होगा. द कैल्शियम आयन प्रमोट फ्यूजन ऑफ इंसुलिन कंटेनिंग इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्जोसाइटोटिक रिलीज ऑफ इंसुलिन विल बी देयर. इस डायग्राम को आप ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ. लाइक अगर हम बात करें, चूंकि आपका कई बार चांसेस ज़्यादा है कि आपका सल्फनाइल यूरिया कैटेगरी की ड्रग पूछा जाए, तो सल्फनाइल यूरिया कैटेगरी की ड्रग में आपको बेसिकली लाइक कुछ जो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक टॉलब्यूटामाइड इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग वेयर एज द क्लोरप्रोपामाइड इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फनाइल यूरिया. सेकेंड जनरेशन ड्रग्स मोर पोटेंट होंगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन ड्रग. सल्फनाइल यूरिया जो ये बेसिकली ये जो ड्रग्स होंगी सारी की सारी कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन की ड्रग ये वेट गेन करती हैं, इसीलिए इनको ओबीस पेशेंट में कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता. और बेसिकली ये क्या करती हैं, हाई डोज पे हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं. क्लोरप्रोपामाइड एडिशनली चूंकि एडीएच लाइक एक्शन होते हैं, काज डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, कोलेस्टेटिक जॉइंडिस एंड डाइसल्फिरामाइड रिएक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो क्लोरप्रोपामाइड के, वो आपको लर्न करके रखने होंगे. मैग्लिटिनाइड, जैसा कि उसमें मैंने बोला कि क्लोरप्रोपामाइड या फर्स्ट जनरेशन जो सल्फनाइल यूरिया है वेट गेन करती है. यहाँ पे हम देखेंगे मैग्लिटिनाइड की आपका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इंसुलिन रिलीज का. ये बेसिकली पोस्ट प्रैंडियल खाना खाने के बाद हाइपरग्लाइसीमिया जो होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका अपना जो नेचर होता है रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है. तो उस शॉर्ट पर्टिकुलर टाइम के लिए, रैपिड एक्शन के लिए हम बेसिकली इन ड्रग को यूज़ करते हैं. इनका भी जो साइड इफेक्ट है बेसिकली इनके डोज बढ़ने पे हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आ सकते हैं. ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट की हम बात करें तो ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर चुके हैं कि GLP-1 इज एन इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन रिलीज फ्रॉम द गट in response to ingested glucose. Incretins are the gut hormone that are secreted from enteroendocrine cells into the blood within the minute after eating. Incretin also regulate the amount of insulin that is secreted after eating. अब incretins such as glucagon-like peptide 1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide GIP act upon their own G protein coupled receptor on the beta cell membrane to activate adenylyl cyclase and to generate cyclic AMP, which also promote exocytosis of इंसुलिन. तो ये हम ऑलरेडी इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको यहाँ से देख चुके हैं, राइट. DPP-4 इनहिबिटर की हम बात कर चुके हैं बेसिकली, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, ऑलरेडी इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ. बाइगोनाइट्स, अब अगर सपोज करिए आपका पेपर थोड़ा हट के आता है और बाइगोनाइट्स को पूछ लेता है, तो बाइगोनाइट्स में बेसिकली हमने पढ़ा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो बेसिकली कम करते हैं. तो बाइगोनाइट्स में आपकी दो ड्रग है, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन, आपको याद रखनी होगी. और ये प्रेफर्ड करते हैं ओबीस पेशेंट के लिए, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट वेट गेन नहीं होता, जबकि सल्फनाइल यूरिया मैग्लिटिनाइड ड्रग का साइड इफेक्ट वेट गेन होता है. तो इसमें पहला पॉइंट यही मैंने दिया, इंसर्ट किया यहाँ पे. दीज ड्रग डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाई अब इनमें इंसुलिन का रोल नहीं है यहाँ पे, राइट. दीज ड्रग्स डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाई डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन, means inhibit gluconeogenesis and glycogenolysis and increasing the utilization, stimulation of glycolysis and tissue uptake of glucose. means ग्लूकोज के अपटेक को ये बढ़ा देंगी और ग्लूकोज के फॉर्मेशन को कम कर देंगी. प्रिवेंटिंग लीवर फ्रॉम कन्वर्टिंग फैट एंड अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, जो लीवर में फैट और मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी इनहिबिट करेंगी. They also activate an enzyme AMPK, which helps cells respond more effectively to insulin and take in glucose from the blood. Basically जो बाइगोनाइट्स होंगी ये AMPK काइनेज जो एंजाइम्स होंगे उनको एक्टिवेट करेंगी और बेसिकली वो इंसुलिन को मोर इफेक्टिव वर्क कराने में हेल्प करता है. These drug also inhibit intestinal absorption of glucose. ये डायग्राम की तरफ से आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, लाइक मेटफॉर्मिन जो बाइगोनाइट कैटेगरी ड्रग है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है, एनाएरोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रही है, राइट. और लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस कम हो रही है, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस लेस हो रही है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन
लेस कर रही है मेटफॉर्मिन। इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक इन द स्केलेटल मसल को बढ़ा रही है, मीन्स ब्लड से इंसुलिन ग्लूकोज को ले जाके मसल्स में दे रही है। ग्लाइकोजीनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट कराया जा रहा है ग्लूकोज से, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, को कम किया जा रहा है ताकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस कम हो, मीन्स ओवरऑल ग्लूकोज के लेवल को हम कम कर रहे हैं और हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मीन्स कम कर रहे हैं। तो ये बाइगोनाइड्स की मैकेनिज्म है जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। और बाइगोनाइड्स के बारे में जीपैट में कई बार क्वेश्चन आता है कि बाइगोनाइड्स इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट बाय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेस्टाइनल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट को बढ़ाते हैं। यही वजह होती है कि इन नॉर्मल इंडिविजुअल द लैक्टेट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में लैक्टेट यूज होता है। बाइगोनाइड्स पुट पेशेंट एट द रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस by inhibiting this very same process of gluconeogenesis। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को चूंकि बायोनाइट्स इनहिबिट करते हैं तो लैक्टिक एसिडोसिस को भी प्रमोट करते हैं। यही वजह होती है कि जीपैट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फेनफॉर्मिन होती है उसका मेन साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस, जबकि मेटफॉर्मिन जो होती है उसका साइड इफेक्ट होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। मेटफॉर्मिन को हम कई बार पीसीओडी में भी यूज़ करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में। एंड मेटफॉर्मिन इज ओनली ओरल एजेंट दैट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड टू रिड्यूस द मैक्रोवैस्कुलर इवेंट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इंसर्ट यहाँ पे इस पॉइंट को किया हुआ है। अब हम बात करेंगे थियाजोलिडिन डायोन्स की। पेपर अगर काफ़ी टर्न करके आता है तो आपसे थियाजोलिडिन डायोन भी पूछा जा सकता है। थियाजोलिडिन डायोन के बारे में आपको ये देख सकते हैं कि थियाजोलिडिन डायोन जो है बेसिकली ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं इन द एडिपोज टिश्यू मसल्स में। एंड लीवर में क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। ओवरऑल इनका मैकेनिज्म एक्शन बाइगोनाइड्स की तरह ही है, लेकिन चूंकि थियाजोलिडिन डायोन स्पेसिफिक रिसेप्टर ओरिएंटेड वर्क है और इसका रिसेप्टर जो है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा है, राइट, जो कि अलोंग विथ रेटिनॉइड रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स में है। और जब थियाजोलिडिन डायोन जो कि बाइंडिंग साइट पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये डीएनए एलिमेंट पे जाके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सर्टेन इंसुलिन सेंसिटिव जीन्स का कराती है, लाइक ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को प्रमोट करा रहे हैं, लाइपोजेनेसिस एंड एडिपोसाइट्स डिफ्रेंसिएशन करवा रहे हैं बेसिकली। और ये ग्लूकोज का जो इनसाइड ऑफ द बेसिकली जो इनसाइड अपटेक है ग्लूकोज का उसको भी ये बढ़ा रहे हैं। द सेलुलर अपटेक ऑफ इंसुलिन मीन्स सेलुलर ब्लड से ग्लूकोज को हुक कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द सेल में। फैटी एसिड को फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर की मदद से अंदर लाके फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और फैटी एसिड को ब्रेक कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड इन चाइलोमाइक्रॉन एंड विल्डेलियर प्रोसेस। और बेसिकली थियाजोलिडिन डायोन मीन्स न्यूक्लियर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जीन दैट आर अप रेगुलेटेड बाय पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा आर एडिपोनेक्टिन, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एंड GLUT4। मीन्स ओवरऑल थियाजोलिडिन डायोन में आपको ये देखना है बच्चे को कि ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को टुवर्ड्स द पर्टिकुलर स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू बढ़ा रहे हैं, लीवर में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से कोई एग्जैक्ट एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अभी तक नोन नहीं है, लेकिन हाँ ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देते हैं जिसका नाम होता है PPARY गामा। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एगोनिस्ट दैट ऑफ PPARY गामा। तो आपको थियाजोलिडिन डायोन सी वहाँ पे लिखना है, राइट। अब हम बात करते हैं लास्ट में अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर की। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज क्या होते हैं, देखिए जब कभी हम कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो बेसिकली वो एब्जॉर्ब होने के बाद सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होता है और जो बॉन्ड टूटते हैं उसको अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम ही ब्रेक करता है। तो अगर हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ले लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन नहीं होगा और उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लेस होगा। और एब्जॉर्प्शन लेस होने की वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी ब्लड में रीच जो होगी ग्लूकोज की वो कम होगी और हाइपरग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट होगा।
मेजर एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्लैटुलेंस ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट. By delaying the digestion of carbohydrate, acarbo slows glucose absorption, resulting in a reduction of postprandial glucose blood concentration. इस डायग्राम में हेल्प में दिखा रखा है कि इंटेस्टाइन ये कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में. अकैरबोस जो कि अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, इसको क्या कर रही है, इंटेस्टाइन ब्लड में एब्जॉर्ब होने से इनहिबिट कर रही है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है अकैरबोस, राइट. और तो जब यहाँ से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी क्या कर रही है, कम कर रही है, और इनका यूटिलाइजेशन जो है पेरीफेरल टिश्यू में उसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है. तो ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई बार कई ड्रग्स का डायबिटीज मेलाइटिस में मिलता जुलता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स. इसमें आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यही बनने वाला है कि क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, या दे देगा राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैग्लीटिनाइड और बायोगोनाइड्स. तो आपको ऑलरेडी मैंने कई ड्रग्स के कई क्लास के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा दिए, इसी में से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा. तो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक डायबिटिक मेलाइटिस की बन चुकी होगी. थैंक यू वेरी मच.